चलिए, मैं आज आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस होता है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं हो। तो मेरा आपसे सवाल है, आप सारे बच्चे इंडिया के रेजिडेंट हो या बाहर के? इंडिया के। तो और मैं आप इंडिया का। और दुष्यंत सर पाकिस्तान। दुष्यंत सर पाकिस्तान के। बेटे मैं तो जब बोलता हूँ तो अच्छा ही बोलता हूँ। तभी तो हाँ इंडिया हार गई। बताओ, जब जीते थे एक बच्चे ने नहीं बोला मुझे। मैंने बोला था। आपने बोला टीम अच्छा खेली, जब हार गई तो मैंने। नहीं, मैंने उस दिन भी बोला था, आपने बोला था। ठीक है, तो बेसिकली आप एक चीज समझना, जैसा कि मैंने तुम्हें टैक्स में बोला है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग को क्या निकालना होता है? इनकम। इनकम निकालनी होती है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और भैया पुरानी बातें सारी बात साथ साथ करके चलूंगा ताकि आपके दिमाग में चलता रहे। टोटल इनकम का मतलब था 5 हेड का टोटल होता है बेटे, यानी कि कल को तुम जब नौकरी करोगे, कोई भी कुछ भी कमाओगे, तो वो कितनी कैटेगरीज में जा सकता है? 5। कौन कौन सी थी वो? गुड सैलरी, हाउस हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अदर सोर्स। अगर तुम कल को नौकरी करोगे तो सैलरी में टैक्सेबल होगा। अगर तुम्हारे पास एक घर है और उसका किराया आ रहा होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर तुम बिजनेस करोगे तो नेट प्रॉफिट निकालते हो ना अकाउंट्स के अंदर, तो वो नेट प्रॉफिट कहाँ टैक्सेबल होता है? पीजीबीपी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। गुड। और सीजी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता है भाई, कैपिटल गेन होता है, मान लो मेरे पास एक घर है, मैंने आपको बेच दिया, बेचने की वजह से कोई प्रॉफिट, ठीक है, तो वो कहाँ टैक्सेबल हो जाता है? कैपिटल गेन में। और लास्ट इज अदर सोर्स। अदर सोर्स क्या होता है सर? आपका जो पैसा है अगर बैंक में पड़ा है तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन नहीं सर, अदर सोर्स। केबीसी के अंदर अगर आपको जीत रहे हो, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो वो भी कहाँ टैक्सेबल हो जाता है भाई साहब? अदर सोर्स के अंदर। ओके, तो सर इन पांचों के टोटल को क्या बोला जाता है बेटा? जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होता। सरकार कहती है आप हमारे कहने से कुछ इन्वेस्ट करो। जैसे हमने सुना ना, एलआईसी में इन्वेस्ट करोगे तो कोई फायदा मिलेगा। वो क्या फायदा है भाई? देखो, सपोज करो अगर तुम 12 लाख रुपए तुम्हारी जीटीआई है, ठीक है, जीटीआई कितनी आ गई? 12 लाख। तो अगर तुमने कुछ पैसा एलआईसी में लगाया, ये भी हम चैप्टर करेंगे, तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, पैसा आप ही का है, बस उसको आप अपने घर में मत रखो, सरकार के कहने से इन्वेस्ट कर दो, तो उसकी क्या मिल जाती है आपको? डिडक्शन। डिडक्शन होती है, इनकम को कम कर देती है, वो डिडक्शन बोला जाता है। और ये कौन से चैप्टर में है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और कौन से सेक्शन थे जी? 80C to 80। और फाइनली तुम्हारे जीटीआई में से जब डिडक्शन माइनस होती है तो आंसर क्या आता है बेटा? टोटल इनकम। मेरे को बताइए, सेट है कहानी यहां तक? ठीक है साहब, यहां तक अगर कहानी सेट है, टोटल इनकम अगर आपकी आ गई है, तो टोटल इनकम निकलने के बाद क्या होता है? अगला स्टेप? नहीं, रिबेट पहले तो टैक्स निकालो, टैक्स के अंदर रिबेट था ना वो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। मेरा आपसे सवाल, आप सब बच्चों की टोटल इनकम कितनी है? 0। जीरो। बेटा कोइंसिडेंस, मेरी भी 0 बेटे। आप सब बच्चे का अगर इनकम ही 0 है तो टैक्स कितना दोगे आप? नील। सेम कोइंसिडेंस, मेरा भी टैक्स 0।
अब बात करते हैं दुष्यंत सर की। तो आप देते नहीं हो। दुष्यंत सर की टोटल इनकम है बेटे 5 करोड़। तो क्या टैक्स होगा? बोलो सर 5 करोड़ के ऊपर 3 करोड़। मेरा बस चले तो 5 करोड़ लिख दूं मैं। ठीक है। सो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन मेरे को एक बात बता दीजिए आप, मैं आपके साथ रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस कर रहा हूं, मैं कोई इनकम नहीं निकाल रहा। आप मुझे बताइए, किसी भी इंसान की इनकम निकालने से पहले, टोटल इनकम निकालने से पहले ये जानना जरूरी है कि नहीं है कि वो इंडिया में रेजिडेंट है भी कि नहीं है। हमने सारी बातें कर ली, सर एक इंसान है वो 12 लाख कमा रहा है और वो बोल रहा है भाई मैं इंडिया कभी आया ही नहीं। तो क्या किसी भी इंसान की जब आप इनकम निकालते हो, इंसान को मैं टेक्निकल बोल रहा हूँ, पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन करी थी ना, तो किसी भी पर्सन की टोटल इनकम निकालने से पहले क्या मैं कह सकता हूं एक प्रिलिमिनरी स्टेप होगा? मैं इसको, ये कोई लीगल वर्ड नहीं है, प्रिलिमिनरी मतलब ये शुरू करने से पहले बस। और वो क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन दी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। पहले आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए कि वो बंदा है क्या, वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद आप क्या करो, जब आपको ये पता लग जाए तो अगला स्टेप क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन, उस इंसान की इनकम निकालो। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ। पहले बेटे उसके बारे में जान तो लो कि वो इंडिया का है या बाहर का है, क्योंकि अगर वो इंडिया का होगा तो उसके ऊपर कुछ रूल्स लगेंगे, कोई चीजें टैक्सेबल क्या होगी वो देखेंगे। बट मुद्दे की बात ये है, पहले आपको क्या करना है जी, ये जो चैप्टर है ये क्या है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है जी। क्लियर है बच्चे हम क्या कर रहे हैं? आइए सर, ये चैप्टर क्या है? रेजिडेंशियल, मेरा भी हो गया है। हाँ जागृत ठीक है, देख ले, लीव करना है तो, है ना? रेजिडेंशियल स्टेटस। सर इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है बेटा? रेजिडेंशियल स्टेटस में ना पहले की 2 क्लासेस हमारी लगेंगी रेजिडेंशियल रूल्स के ऊपर। कौन रेजिडेंट होता है, कौन रेजिडेंट नहीं होता है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, HUF, AOP, BOI, बहुत सारे पर्सन थे ना, सबके रूल। और दूसरा होगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। उनकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, ये अलग से 2 क्लासेस लगेंगी फिर। ठीक है साहब, 4 क्लासेस में इसको हम रैप अप करेंगे, बढ़िया स्पीड रहेगी तभी 4 क्लासेस में खत्म होगा। आइए, रेजिडेंशियल रूल्स इंडिविजुअल के अलग पड़े जाएंगे, उसके बाद HUF के अलग पड़े जाएंगे। HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, HUF। उसके बाद कंपनी के अलग पड़े जाएंगे। एंड लास्ट इज अदर्स। अदर में समझ रहे हो कौन कौन आ जाएगा? AOP, BOI, फर्म्स, LLP और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। गुड। सर ये क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना बेटे, नोट्स बना लो बस। 4 कैटेगरी है बेटे, अलग अलग लोग हैं इंडिया के अंदर, यही पर्सन की डेफिनेशन थी ना सारी। तो सारे के सारे लोगों का रेजिडेंशियल रूल क्या कहता है ये देखना होगा जी हमने। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ जाता है। और हम लोग कौन सा सेक्शन देख रहे होंगे इसमें? सेक्शन 6।
आओ साहब, कर लिया नोट बच्चे? चलिए गुड। तो सर अब आप क्या कर रहे हो, हम लोग बेटे शुरू करते हैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना। आइए, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हो गए आप मैं, ठीक है ना। या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होता है या फिर इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होता है। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, एक एक वर्ड हीरे मोती समान है बेटा, एकदम स्पेसिफिक लॉ की बातें चल रही होंगी, समझ रहे हो, मतलब बहुत स्पेसिफिक चल रहा होगा। तो एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद फर्दर जज करा जाता है। अगर आप रेजिडेंट बन गए ना, तो इसके बाद जज करा जाता है, या तो आप होते हो ROR या फिर होते हो RNOR। सर ये क्या होता है सर? ROR इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है ना, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और RNOR क्या होता है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। मेरा आपसे सवाल, आप सारे रेजिडेंट हो? ROR की RNOR या RRR? ROR। ROR। ROR वो इंसान होता है जो भारत देश के सबसे नजदीक होता है, सबसे क्लोज होता है। यानी कि जो इंसान सबसे ज्यादा इंडिया में रहता हो ना, वो क्या बन जाता है? ROR। यानी कि आप ये कह सकते हो, हम सब लोग, क्या हम इंडिया से बाहर जाते हैं? नहीं जाते सर। तो ऑलमोस्ट 365 डेज इधर ही है, तो हम क्या बन रहे हैं बेटा? ROR। जो थोड़ा सा जो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे उतना क्लोज नहीं होगा इंडिया से, वो क्या बन जाएगा? ROR। और कोई भी इंसान ना रेजिडेंट ऐसे नहीं बोलते तू रेजिडेंट है, रेजिडेंट बनने के बाद उसका क्लेम क्या बनेगा? रेजिडेंट पे खत्म नहीं करनी बात, या तो ROR होगा या फिर वो आर। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल या तो ROR या फिर RNOR या फिर नॉन रेजिडेंट। चलिए सर, रेजिडेंट कौन होता है बेटे? इसके लिए ना हम लोगों को कुछ बेसिक कंडीशंस देखनी। दो कंडीशंस लिखूंगा, एक होगी कंडीशन नंबर A और एक होगी कंडीशन नंबर B। अगर आपने इन दोनों में से, मैंने दोनों के बीच में क्या लिखा है? और इसका मतलब अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो तुम क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बन जाओगे सर, एक भी कंडीशन फुलफिल होने पर। अच्छा जी, तो आइए देखते हैं क्या है कंडीशन। इफ इंडिविजुअल stays in India for 182 days or more. Okay, 182 days or more during the relevant previous year। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, शॉर्ट में इसको मैं बोल रहा हूं RPY। ठीक है ना, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है देख लेंगे, बट शॉर्ट में क्या है बेटा? ये RPY। चलिए सर ये क्या बोल रहे हो आप? और पहली कंडीशन को एनालाइज करते हैं। सपोज करो एक इंसान है और वो है टैक्स एक्सपर्ट। कौन है जी? मान लो दीपक मान लेते हैं।
दीपक इज ए टैक्स एक्सपर्ट, ठीक है। और दीपक के पास कौन आया? दीपक के पास आया एक दूसरा टैक्स एक्सपर्ट, ठीक है। और उमर जो है ना बेटा, बहुत पैसे कमा रहा है, करोड़ों रुपए, ठीक है। इसको ये तो पता है कि मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, पर इंडिया में कितना टैक्सेबल इसको ये नहीं पता, क्योंकि भाई ये बाहर रहता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, बहुत जगह इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। सो बेसिकली उमर ना ये कह रहा है, यार मैं कमा तो रहा हूं, पर पहले मैं ये तो जान लूं कि मेरे को इंडिया में कितना देना है। तो उमर ने दीपक को बोला कि एक बात बताओ, क्या मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं या नहीं हूं? चलो ऐसे छोड़ो, उमर कह रहा है मेरे को जो भी डिटेल है मेरे को भारत देश को बतानी है। आप तो लेमैन हो ना, उमर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, मेरे को नहीं पता भाई ये सब क्या है। उसने एक पकड़ा सीए, सीएम में सीएस को पकड़ा और बोला मेरे को इंडिया में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, आपको सब लॉस पता है, मेरे को क्या लेना देना लॉस का, आप बताओ जी क्या है। तो दीपक जी पहला सवाल क्या पूछोगे आप? ठीक है। तो दीपक सबसे पहले ये पूछेगा, अच्छा हम कौन से साल के लिए बात कर रहे हैं? आप मान लो अभी अभी जो साल खत्म हुआ है ना, उस साल की डिटेल भरनी है। कौन सा साल खत्म हुआ अभी? 21-22। तो उमर ने ना बेटा, अच्छा ये जो 21-22 है, अभी कुछ बच्चे न्यू भी है जैसे, तो 21-22 कह सकता हूँ फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन टैक्स में ना बेटा फाइनेंशियल ईयर की जगह क्या वर्ड यूज होता है? प्रीवियस ईयर। सो दिस पीवाई इज प्रीवियस ईयर। तो उमर ने ना प्रीवियस ईयर 21-22 में बहुत पैसा कमाया, लेकिन इसकी डिटेल कब देनी होती है? अगले साल। तो अब जब पैसा कमा लिया तो वो दीपक के पास आया और दीपक ने उससे पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारा स्टे ड्यूरिंग कौन से साल का स्टे जानना चाहोगे? 21-22। एक बात बताओ, मैं कौन से साल की इनकम निकाल रहा हूं? तो 21-22 का ही जानूंगा ना, आप कहाँ रहते थे। तो दीपक ने पूछा एक बात बताओ, तुम्हारा स्टे ड्यूरिंग 21-22 कहां पर? इंडिया में कितना है? उमर ने बोला 250 दिन, 250 डेज। मेरे को आप बता दीजिए, क्या उमर रेजिडेंट बन गया? आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर समझ गए क्या मतलब है? जिस साल के लिए मैं निकाल रहा हूं दैट इज रेलिवेंट। तो इस केस में मेरे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है जी? 21-22। भाई मैं तेरी इनकम जो है वो 21-22 की निकाल रहा हूँ, तो 21-22 का स्टे पूछूंगा ना। तो 21-22 में उमर कितने दिन रह रहा है? इसका मतलब उमर क्या बन गया? आर ओ आर है, आर एन ओ आर है, पता नहीं अभी, ये बात है। दूसरी बात, उमर ने बोला 25 दिन। क्या वो रेजिडेंट की पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा। बट अभी मुझे पता नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है क्या है, अभी नहीं पता। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, इफ individual stays in India for 60 or more, for 60 days और more लिख दो बच्चे, for 60 days or more, during relevant previous year, and मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा छोटी है क्या, बड़ा लिखूं क्या, या ठीक है दिख रहा है चलेगा। नीचे? हाँ जी, ऑनलाइन, हाँ अमित पीछे दिख रहा है ना? ठीक है। तो सर इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days
or more out of 4 previous year, 365 दिन या ज्यादा आउट ऑफ 4 previous year, immediately preceding the relevant previous year. सर ये क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना बेटे, एक बार बस लिख लो इसको। कुछ 60 दिन लिखा हुआ है और 365 दिन लिखा हुआ है, एनालाइज कर लेंगे एक बार नोट कर लो इसको। आइए सर, ये क्या बोल रहा है सर, आ जाओ बेटे, दोबारा एग्जांपल पर आते हैं। उमर जो है ना, उमर ने बोला था जी मैं तो 100 दिन रहता हूं जी। मेरे को बता दो, क्या उमर पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं कर Yes, रहा sir. सर, पहली कंडीशन नहीं कर रहा ना। Yes, sir. No. 182 डेज चाहिए पर 100 दिन है, नहीं कर रहा। लेकिन क्या अभी भी रेजिडेंट बनने के चांस है? Yes, sir. क्योंकि सर, क्योंकि उमर ने ना बेटा, ये वाला जो है ना, इंडिविजुअल स्टेज फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये तो फुलफिल हो रहा है सर। लेकिन क्या पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है? पूरी नहीं हो रही अभी। अभी बीच में अब क्या लिखा हुआ है, एंड 365 डेज और आउट ऑफ, और कौन से पुराने 4 साल लेने हैं, जो रेलिवेंट है ना उसको छोड़ दो, रेलिवेंट से पुराने 4। मेरा आपसे सवाल, दीपक जी आप कौन से सालों की इंफॉर्मेशन लोगे इससे? बेसिकली 21-22 तो रेलिवेंट है, आप बोलोगे आपको मुझे ये भी बताना पड़ेगा 20-21 में कितने दिन रह रहे थे इंडिया में, 19-20, 18-19, 17। उमर कहता है मैं हर साल 100 दिन आता हूं, हर साल 100 दिन आता हूं जी मैं। मेरा आपसे सवाल, दूसरी कंडीशन क्या थी सेकंड, उसके अंदर ही जो एंड लिखा था 365 डेज और मोर आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर, तो भाई 365 दिन थे, लेकिन इसके तो कितने बन गए, 400 दिन। तो उमर क्या बन गया, अगर अगर कोई इंसान 100 दिन रह रहा है तो वो इसका मतलब क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन उमर ने बोला लेकिन ना 17-18 में ना मैं 10 दिन रहा था, क्या बना, अब मैं कंक्लूड कर दो, नॉन रेजिडेंट हो गया। समझ रहे हो? क्योंकि ना तो तुम कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहे और ना ही कंडीशन नंबर बी फुलफिल कर रहे। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो यहां पे 100 कर देता हूं, ऊपर 10 कर देता हूं, फुलफिल हो रहा है? नो सर। 60 डेज भी तो चाहिए मैडम, समझ रहे हो? ड्यूरिंग द, आपकी कंडीशन नंबर ए तो हो नहीं रही, सेकंड वाले में जिस साल में आप चेक करो उसमें 60 दिन तो कम से कम चाहिए, समझ रहे हो? तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। तो बेसिकली अब आपको रेजिडेंट कैसे बन रहे हैं तो पता है, लेकिन एक बार जरा नॉन रेजिडेंट की बात करता हूं। इफ नीदर ए नॉर बी इज सेटिस्फाइड, ना तो आप कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहे हो, ना ही कंडीशन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहे हो, तो बेटा इंडिविजुअल becomes non-resident. क्लियर है? नॉन रेजिडेंट। आयुष क्लियर है? चलिए गुड। सर उमर की सिचुएशन एक बार दोबारा देख लेते हैं। 100 दिन ही था, मैं बोला भाई हर साल भाई मैं 100 दिन आता हूं, तो कंक्लूडिंग पॉइंट क्या हुआ अभी हमारा, उमर क्या बन गया अभी, रेजिडेंट। रेजिडेंट है ना? बट क्या बात यहाँ खत्म हो जाएगी? अगर आप रेजिडेंट बन गए हो तो आपको अब देखना पड़ेगा कि आप आर ओ या आर। तो आइए जरा देखते हैं।
तो ये अब मैं बस यहाँ से ये हटा रहा हूँ, बाकी तो स्पेसिफिक हो जाएगा। सर आरओआर बनने के लिए ना, इसमें क्या होता है, इन कंडीशंस को क्या बोला जाता है, एडिशनल कंडीशंस। ओके, और बेटे एडिशनल कंडीशंस हैं दो, ए बी, और दोनों के बीच में लिखा हुआ है एंड। मेरे को बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं कह सकता हूं अगर आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, एंड लिखा है ना, तो अगर Yes. दोनों फुलफिल कर दी तो आप क्या बन जाओगे? ROR. आरओआर बनना, आपको गर्व महसूस होगा, प्राउड महसूस होगा कि हम भारत देश के आरओआर है या नहीं? Yes, sir. भारत देश के वासी हो बेटा, तुम्हें गर्व नहीं लग रहा बिल्कुल? हाँ, हाँ सर है। नहीं लग रहा? अमित को नहीं लग रहा ना? लग टैक्स रहा? देते हैं उसको। हाँ, क्या मैं कह सकता हूँ आरओआर बनना तो अच्छी बात है ना सर? कोई पूछे कहाँ के आरओआर हो तुम, ऑस्ट्रेलिया के हो क्या आरओआर? किसी भी कंट्री के नहीं होगे तो कहीं कहीं के भी नहीं हो, है ना? तो इंडिया के आरओआर होना बहुत अच्छी बात है, यू शुड फील प्राउड अबाउट इट। उस हिसाब से देखोगे यार। तो बेसिकली आप आरओआर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते? Yes, sir. बस इतना ध्यान रखना, जो इंसान आरओआर होगा ना, वो पूरी दुनिया में कहीं भी कमा ले, टैक्स उसको इंडिया। इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बनना चाहते हो? Yes, sir. तुम चाहे यस तुम यहाँ सर। बैठे हो ना, तुम्हारे पास एक घर है, हाँ ठीक है, तुम्हारे पास एक घर है यूएसए में, तुम्हें किराया आ रहा है उससे, और तुम वहीं पे ही खर्चा कर रहे हो, वो पैसा इंडिया आ भी नहीं रहा, क्या तुम्हें इंडिया में टैक्स देना है? देना है नहीं देना? देना ROR है। आर अगर तुम आर हो ना, तो तुम इंडिया में देना है। अब तुम्हारे दिमाग में एक और चीज आएगी, यूएसए में देना होगा, Yes, sir. वहाँ भी। तो इन तो ये डबल टैक्सेशन नहीं होगा? कमाई तो मेरी है, लेकिन एक कंट्री मांग रही है क्योंकि वहां पे मैं रह रहा हूँ, और एक कंट्री मांग रही है क्योंकि वहां पे इनकम हो रही है। इसके लिए एक और चीज होती है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे ना, तो दोनों कंट्रीज की सरकारों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, तो आपको ऐसा मिलेगा लाइफ में कि एक इनकम दो जगह पे टैक्सेबल होती है। जैसे सपोज करो बच्चे, आईपीएल मैच है, ठीक है, मान लो ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स है जो इंडिया खेलने आए, तो वो इंडिया में खेल रहे हैं, तो इंडिया में टैक्स देंगे देंगे, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है। तुम अगर इधर आ रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो तुम्हारी मेहनत किधर है? इंडिया में। तो भारत सरकार छोड़ेगी नहीं, लेकिन जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो भी लेगी, वो भी नहीं छोड़ेंगे। क्या करे, खेलना छोड़ दे फिर। तो बेसिकली इसके ऊपर ना एग्रीमेंट्स बने हुए हैं बच्चे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब थोड़े और बड़े हो जाओगे, बड़े मतलब बहुत बड़े, फाइनल के अंदर, ठीक है, अभी नहीं। और ये अपने में प्रोफाइल होती है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे अब तुम कभी देखोगे ना, तो लोगों का इंटरेस्ट होता है कि मेरे को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स पढ़ने हैं, मेरे को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो वाली चीजें लोग पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, तो वो अपने में एक फील्ड है। आइए देखते हैं कि आरओआर कैसे बनते हैं। इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, आप लैंग्वेज देख रहे हो, मैंने चेंज कर दी है, मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बात तो तय है कि ये बंदा रेजिडेंट है ना? इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल stays in India for 730 days or more, out of 7 previous year, immediately preceding the
रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मुद्दे की बात ये बता दो, मेरे को 21-22 का डेटा चाहिए या 21-22 से पहले का डेटा चाहिए? इससे मेरे को पहले 21-22 से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये कंडीशन क्या है कि भाई वो 730 डेज देखना है मेरे को स्टे, कितने साल का? 7 years का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अब दीपक जी कितने साल का और डेटा मांगोगे? 3 साल और 4 साल का तो ले लिया था तुमने। 16-17 में उमर कह रहा है मैं इंडिया नहीं आया, 15-16 में 250 दिन, 14-15 में 150 दिन। कंडीशन नंबर ए, एडिशनल कंडीशन की कंडीशन नंबर ए फुलफिल हो गई। यस सर। आपने कौन से साल पकड़े हैं बेटा? कह सकता हूं ये वाले, है ना? तो ऐसा नहीं होता कि हर साल में होना, इन सबका टोटल हो सकता है 3 साल में 0 और 2 साल में 365 हो तो भी बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सर हर साल में कुछ दिन होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। 7 साल का टोटल कितना बैठना चाहिए? 730 दिन। बैठ रहा भाई साहब 730 दिन। कहिए यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगा मेरे फोन का स्पीकर। ठीक है, आइए सर। कंडीशन नंबर बी जो है ना, वो ध्यान से देखना। इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल is resident for at least 2 previous year, out of 10 previous year, immediately preceding the relevant previous year. सर क्या बोल रहे हो सर आप? आप मुझे बस इतना बता दो, आपने उम्र से 7 years की डिटेल ली है, क्या और ईयर्स की भी डिटेल लेनी है? यस। कितने साल की? 3 साल। तो हम पहले समझे प्रोविजन को, हमें ये पता है कि भाई इससे ना डिटेल ले लेते हैं। 13-14, 12-13, 11-12, यहाँ पर 200 दिन रुका हुआ था, यहाँ पे 5 दिन, यहाँ पे नील। इंफॉर्मेशन सारी आ गया मेरे पास, क्योंकि अब आपको ये पता लग गया कि 10 दिन है ना, है ना? 10 दिन का पूरा है। अच्छा बोल क्या रहा है सर? आई एम सॉरी, 10 साल बोल क्या रहे? रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि तुम रेजिडेंट तो बन ही चुके थे ऊपर, वो बताइए। अगर आप रेजिडेंट हो कितने साल के लिए, कितने सालों में से? कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस बनना है। 10 साल में से किसी भी 2 साल में अगर तुम रेजिडेंट हो ना, तो तुमने ये कंडीशन भी फुलफिल करती। लेकिन ये जो 10 साल है, ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के हैं या उससे पहले के हैं? तो टेक्निकली अगर मैं एनालिसिस कराऊं, जो एडिशनल कंडीशन है उसमें मुझे 21-22 के दिन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है 21-22 यानी कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल, है ना? तो आप मुझे बताइए, मुझे चेक करना है कि भाई इन 10 सालों में से अगर उमर किसी 2 साल भी रेजिडेंट हो गया है ना, रेजिडेंट बोले तो ये रही कंडीशन, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ने फुलफिल कर दी तो ये कंडीशन फुलफिल कर गया। मेरा आपसे सवाल, सीधा सीधा देख के बता दो कौन से 2 साल में बन रहा है? सर एकदम क्लियर दिख रहा है, इस साल में रेजिडेंट है और 13-14 में क्लियर दिख रहा है रेजिडेंट, क्योंकि 182 डेज वाली सिंपल कंडीशन ही फुलफिल हो रही है ना बच्चे? लेकिन सर हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको मतलब लॉजिक, और पेपर में अगर ऐसे आता है आप लिख सकते हो कि क्लियरली ही इज staying for 182 days or more during 15, 16 and 13, 14, therefore he has satisfied the additional condition number B.
कंडीशन नंबर बी ऑफ एडिशनल कंडीशन। ठीक है जी। लेकिन एक बार शुरू से देखते हैं, क्या 21-22 में आप रेजिडेंट हो? देखो, रेजिडेंट बनने के लिए ना 2 कंडीशंस होती है। क्या ये कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है? कंडीशन नंबर बी? ध्यान से Yes. देखो, कंडीशन नंबर बी नहीं कर रहा। क्योंकि अगर तुम देखोगे, अब 20-21 के अंदर अब तुम्हारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या बन गया है? 20-21 में 180 डेज तो नहीं है, लेकिन 60 है। पर क्या उससे पुराने 4 साल में 365 है? सर पुराने 4 साल कौन से है? ये और ये। समझ रहे हो? तो क्या ये कंडीशन नंबर बी फुलफिल कर रहा है? तो ये इस साल में तो रेजिडेंट नहीं है। आइए अगले साल में देखते हैं, क्या एक कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है? Yes, अब sir. आ जाइए जरा, कंडीशन नंबर बी, उसके लिए एक 60 डेज तो हो ही रहे हैं, 1 2 3 4। ओके, कंडीशन फुलफिल हो रही है सर जी। 1 साल बन गया रेजिडेंशियल का। अगले में देखते हैं। सर वैसे नीचे से ही देख लो, बट बेटे एक बार सिखा रहा हूं मैं। कंडीशन नंबर ए अगले साल फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा। कंडीशन नंबर बी, Yes, sir. क्योंकि अब की बार क्या होगा, पुराने 4 साल कौन से हो गए? ये 4 हो गए ना, और इसमें क्या हो गया जी, कंडीशन नंबर बी फुलफिल। तो क्लियरली यहां पर भी रेजिडेंट है। और आपको समझ आ गया कैसे कैलकुलेट होना? तो अगर मुद्दे की बात देखी जाए, अब मैं सारी बातें साइड करके अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो है ना, हर साल 100 दिन ही आता था जी, अब आप फाइनली बता दो, ROR RNOR क्या है? ROR. ROR गलत। No, sir. 700 ही कंप्लीट होंगे. 730 दिन ही नहीं बन रहे अब। Yes, sir. तुम 7 साल, हाँ ये पकड़ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने दिन बन रहे? 700. 700। तो ये क्या बन गया बेटा? RO. समझ रहे हो? दोनों का RNOR. हाँ, दोनों को बिगनिंग से देखना था ना। तो बेसिकली RNOR में क्या लिखूंगा, इफ resident individual is not ROR, अगर वो ROR नहीं बना तो क्या होगा? individual becomes RNOR। बोलिए साहब, क्लियर है एकदम? गुड, नोट कर लो बेटा इसको एक बार। ज्वेल क्लियर है दोस्त? कनिष्का जी, श्वेता क्लियर है? हाँ जी, क्या कह रहे? निशांत क्लियर है? दीक्षा जी क्लियर है? आंचल क्लियर? वो वाले में कर देता हूं। देख, उसके लिए ना सपोज कर, पहले मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, ठीक है? उससे क्या हो जाएगा, रेजिडेंट तो तू है ही, क्योंकि 60 दिन हो रहे हैं और पुराने 4 साल में 400 दिन हो रहे हैं, रेजिडेंट बन गया। ROR की पहली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कितने दिन बना दिए मैंने? 800 दिन। ठीक है, अब आजा, तेरे को ये चेक करना है, तेरे को कोई 2 साल चाहिए। हाँ नहीं हो रहे? क्या क्या हुआ? 100 2 3 4 5 6, सही तो है, 800 दिन है ना? ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या कंडीशन चेक करनी है? ये वाली, कोई से भी 2 साल। तो सबसे पहला साल पकड़ ले, कौन सा पकड़ेगा पहला साल?
20-21 पकड़ेगा, 21-22 नहीं पकड़ेगा, वो तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो 20-21 में आप चेक कर रहे हो कि क्या उमर 20-21 में रेजिडेंट था। तो 20-21 में रेजिडेंट कब बनते हो? जब आप कंडीशन नंबर ए फुलफिल करोगे। क्या कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहे हो? नहीं। बट अभी भी बेटा कोशिश जारी है, कंडीशन नंबर बी भी देख सकते हो, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी हो गई तो भी बन जाओगे। तो कंडीशन नंबर बी का बताइए बेटा। 60 डेज तो हो रहे हैं, और पुराने 4 साल कौन से लूंगा मैं? 1 2 3 4, तो बन गया ना। तो बेसिकली 20-21 में आप रेजिडेंट थे, तो मुझे सिर्फ ऐसे 2 साल निकालने हैं बस, समझ रहे? अब अगला साल बता, 19-20 में क्या कंडीशन नंबर ए फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही। कंडीशन नंबर बी बिल्कुल होगी सर, क्योंकि वही 100 दिन बन रहा है, तो बन गया रेजिडेंट 2 साल में। क्लियर है रोहित? क्लियर है? हाँ जी, एकदम क्लियर है बच्चों? गुड, नोट कर लिया? चलिए सर, ये इतनी सी बातें नहीं बेटे, बस अभी बातें गहरी होती जाएंगी बेटा। सर ये डेज कैसे निकाले जाते हैं? जैसे सपोज करो ये इंडिया है, लग रहा है ना बेटा? और ये क्या है? ड्राइंग में कमी नहीं है बेटा कोई? आज तो मैच भी एंड है वैसे श्रीलंका। यस सर। क्या कहते हो, प्रिडिक्ट कर दूं? नो सर, रहने दो फिर। चलिए मान लो बताना है ये क्या बना रहा हूं। देखो अगर तुम समझ पा रहे हो तो मेरी ड्राइंग अच्छी है ना। ये लैंड होने वाला है इसलिए टायर खुल गए इसके। ड्राइवर बेटा पायलट बैठा है। कार का स्टीयरिंग लगा हुआ है। ये टायर है, ठीक है जी। और ना मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। और इस प्लेन से आ रहा है बेटा वकास। वकास जो है आज पहुंचा है इंडिया में, अभी आया बेटे क्लास लेने के लिए, ठीक है। आज क्या डेट है? 6 6 सितंबर। सितंबर को वकास इधर आया, 6 सितंबर 2022। और ये पता है कितने बजे लैंड करा इंडिया में? ये आज रात को 11:55 पे इंडिया में लैंड करेगा। अभी तक करा नहीं है। इधर वकास है ही कहाँ? भूत भूत हो तो पता नहीं मुझे, तो 11:55 पे आएगा वो तो, ठीक है। 11:55 पे लैंड कर रहा है जी। मेरा आपसे सवाल, इंडिया में ये मैं क्या मानूं कि आज ये इंडिया में रुका है या बाहर रुका है? इंडिया में। इंडिया में। 5 मिनट के लिए इंडिया है, इससे पहले तो ऊपर हवा में था। एयर स्पेस काउंट करना बहुत मुश्किल है, अगर बहुत डिटेल जाया जाए तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पेपर में नहीं आएगा एयर स्पेस में। समझ रहे? वो क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर का एयर स्पेस, 12 नॉटिकल माइल सारी, बट वो चीज नहीं है। बोर्डिंग पास पे जो लैंडिंग लिखा होगा ना तेरा, जो भी डिटेल होगी कि फ्लाइट लैंड कर गई है, तो वो लोगे। तो 11:55 पर आया। चलो मैं और कहानी को आगे बढ़ा लेता हूँ अभी। और बेटे इसने ना बाहर भी जाना है, तो अब ये इंडिया से बाहर जा रहा है। क्लास ले ली, क्लास ली बेटा 5-6 महीना ग्रुप 1 की, और चला गया अपना। तो मान लो
ये जा रहा है वकास। सर ये कब जा रहा है सर? ये जा रहा है बच्चे 25 दिसंबर 2022। 25 दिसंबर 2022 को सुबह सुबह 5 बजे वो होता है ना, मतलब समझ गए ना तुम, सुबह के 5 बजे। जैसे यहाँ सुबह 1:30 बजे हो रही है, सुबह के 5 बजे, रात को 12 बजे, और उसके बाद हैप्पी बर्थडे विश करते हो ना आप जैसे, तो सुबह के 5 बजे ये इंडिया से बाहर चला गया। 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, प्लेन में बैठा और 5 मिनट के लिए इंडिया में रहा है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। सर क्या इतना डिटेल जानना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है भाई। एक भी दिन गड़बड़ हो गया तो हो सकता है तुम रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। मान लो कोई इंसान 182 डेज पर तो नहीं है, पर 60 पे 60 और 59 पे अटक रही है बात, समझ रहे हो? तो हो सकता है, आप मुझे बताइए कितने डेज आ रहे हैं? सितंबर के कितने डेज लोगे? 24, मतलब 6 को तुमने हटा दिया क्योंकि सर 5 मिनट के लिए रहा है। फिर वो भी लेंगे ना 6 वाले भी। अगर तुम 6 को लोगे तो 25 दिन बनते हैं। हाँ, कैसे? कितना लूं, मतलब सितंबर के कितने दिन लूं? अच्छा 6 तारीख लूं, इंडिया में है कि नहीं है? है सर। 5 मिनट बेटे। यस सर। देर विकास हवा में रह लेता 5 मिनट। तो बेसिकली आप डेट ऑफ एंट्री विल बी कंसिडर्ड एज डे स्टेड इन इंडिया। तो जिस भी दिन आप आ रहे हो ना, वो इंडिया में स्टे है आपका। तो इसका मतलब सितंबर के कितने दिन हो गए? 25। हम्म, हाँ वो बताओ। डेट ऑफ एंट्री इज कंसिडर्ड एज स्टेड इन इंडिया। अक्टूबर का बताइए। 31। नवंबर, दिसंबर, अभी 25। बेटे एक तो 25 वैसी छुट्टी है, क्रिसमस का दिन है, ऊपर से 5 मिनट रुका है। 25 दिन। यस सर। करेक्ट आंसर इज 25 दिन। डेट ऑफ एग्जिट is considered as नहीं, ऐसा नहीं है कि शाम हो गई 6 बजे, ऐसा नहीं है। तो जिस डे में है ना, वो डे। टाइम जैसे कैसे, मतलब 6 बजे के बाद? हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मुझे बताइए कितने डेज आ गए? 111 डेज। और अगर मैं बोलूं इस साल से पहले, वकास इससे पहले कभी इंडिया से बाहर कभी गया ही नहीं, गया ही नहीं, ये सिर्फ यही साल था कि ये, अच्छा 25 साल पहले आया था, चल मान ले। ठीक है, तो बेसिकली उसका स्टेड इन इंडिया कितना है? 111 दिन। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 22-23 में इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? क्या ये कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है? नो सर। कंडीशन नंबर बी के लिए Yes. आपको 60 दिन तो दिख रहा है, पर मैं कह रहा हूं पिछले 20 साल से इंडिया में था,
अब तू बोलेगा वो 20 साल का ही नहीं है, ठीक है, 20 साल से वो इंडिया में था, उससे पहले जो भी समझ लो मतलब तुम, ठीक है, इंडिया में था वो इससे पहले, ठीक है। मुझे बताइए कंडीशन नंबर बी फुलफिल कर गया? यस सर। यस और सर। बेटा अगर कंडीशन नंबर बी फुलफिल कर गया तो मेरे को बता दो, पहली बात रेजिडेंट तो बन गया। यस थैंक यू। अब आप मुझे बताइए, अब मैं चेक करूंगा आरओआर के लिए, आरओआर की कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर लेगा? बिल्कुल कर यस देगा। सर। पिछले 7 साल में 730 दिन नहीं होंगे क्या? यस और कंडीशन नंबर बी, तो आकाश जी क्या बन गए आप? आरओआर। आपको समझ आया? मुद्दे की बात ये थी, अगर मैं बोलूं इस पूरी कहानी के अंदर मुद्दे की बात ये थी, डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एग्जिट दोनों के दोनों आपको क्या कंसिडर करने हैं? स्टेड इन इंडिया। इंडिया। बना लो बेटा इंडिया की ड्राइंग और प्लेन की ड्राइंग बढ़िया बनाना। नहीं वैसे ही कह रहा हूँ, कोशिश करो बेटे बनने की। क्या हुआ दीपक जी, प्लेन चलाना है? हार जाएगा भाई। थर्ड क्लास में मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था ड्राइंग में, थर्ड थर्ड क्लास। क्लास में। फिर फोर्थ क्लास में मुझे लेके ही नहीं गए। अरे पर सच्ची में इधर गया था, आज भी याद है, रेल म्यूजियम है ना इंडिया गेट के पास, यस सर। वहां मैंने रिप्रेजेंट करा था। हाँ यार मैं अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, चलो अब देखना बढ़िया बनाऊंगा अगली बार। आधे आधे ड्राइंग। ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी अच्छी है ड्राइंग। हाँ वेरी गुड। इसका प्लेन देखो, मिसाइल बना के बैठा है। मैं सोचा था मैं अटेंडेंस लूंगा, पर बच्चों की कौन कौन आ रहा है, कौन कौन, सही चीज है ना? हम्म। हाँ बेटे छुट्टी लेगा पिटाई होगी तेरी। हम्म। स्कूल से तो यहाँ तो फुल छूट है मैडम। ऊपर मतलब नीचे? टैक्स के नोट्स एकदम बढ़िया बन रहे हैं ना? बस बेटे एकदम बहुत बढ़िया से बनाना एकदम नोट्स, यही नोट्स काम आएंगे तुम्हें। कौन सी? रिफ्रेशर? मैं मंगवाता हूँ। गिरीश आहूजा सर की बुक? कौन सी रिफ्रेशर बुक? 22-23 की अभी मत लो यार अभी। नहीं नहीं, फेब्रवरी में नहीं आएगी, आने वाली होगी यार, एकदम आने वाली होगी। पब्लिश तो हो गया, आईसीआई ने भी इनकम टैक्स का तो निकाल दिया है, जीएसटी नहीं निकाला है, ठीक है, आने वाली होगी, 10-15 दिन में आ जाएगी। इस टाइम पे सबको चाहिए होती है, इसी टाइम पे तो वो बैचेस, तो वो बनने वाली होगी, एनी टाइम पब्लिश होगी।
हाँ, उससे ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाता है। वैसे मैं और भी दूंगा इस बार, टारगेट है, बट यार मॉड्यूल में ना कहीं ना तुम्हें जैसे ना क्वेश्चन का लेवल तो अच्छे है उसके, पर ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। चलिए। हम्म। गिरीशो सर की बुक में नहीं, एक ही बुक। हाँ जी, लिख लिया, नोट कर लिया सबने? कर लिया? आओ बच्चे। सर ये अब क्या बच रहा है? आइए। एक्सेप्शन टू रूल बी ऑफ बेसिक कंडीशन। सर इसका क्या मतलब हुआ सर? एक्सेप्शन टू रूल बी। बेटे रूल बी कौन सी है? ओ सॉरी, बेसिक कंडीशन है, ये लीजिए आपकी, ये है ना। एक्सेप्शन का मतलब है दैट इज रूल बी इज नॉट एप्लीकेबल। रूल बी जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ये क्या लॉजिक है, आइए एक बार डिस्कस करते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको कहानी बताता हूं। अगर एक इंडिविजुअल, ये जो मैं डैश लग रहा हूं ना, ये टेक्निकली एंड है, ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है। एक इंडिविजुअल अगर वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ही लीव्स इंडिया, इंडिया को छोड़ के चला जाता वो, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो 2 महीने के लिए जा रहा है, ऑन जॉब रिक्वायरमेंट है, बस 2 महीने दुबई में ऑडिट करने जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। इंडिया को छोड़ के जा रहा है। लेफ्ट होता है कि भाई मेरी नौकरी बाहर लग गई है, मैं जा रहा हूं। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेटा बिजनेस भी, अगर आप मान लो इंडिया छोड़ के जा रहे हो, नौकरी नहीं लगी है, पर हम अपना बाहर बिजनेस कर लेंगे भाई, समझ रहे हो? तो अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आपके ऊपर रूल भी नहीं लगेगा। सर ये क्या लॉजिक हुआ? कोई बात नहीं, लिख लो एक बार, फिर मैं कहानी बनाऊंगा। या फिर या तो ऊपर वाली कंडीशन है, अगर ऊपर वाली कंडीशन में आप आ रहे हो तो रूल भी नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर फिर सिर्फ कौन सा रूल लगेगा? रूल ए। दूसरी है, इंडिविजुअल अगर वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक इंडिविजुअल है, या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वो क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये मतलब क्या होता है मैं लिखूंगा अभी, इफ ही विजिट्स इंडिया। सर ये क्या बात हुई, छोड़ो ना बेटे, लिखो ना बेटे एक बार, नोट्स हैं बस। सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है?
तो ये ना मैं POIO लिख रहा हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ, वो खुद से, और हिज पेरेंट्स, और his or her grandparents are born in Hindu undivided India, that is before partition, that is before 1947। अगर आपका जन्म पार्टीशन से पहले का है, या आपके पेरेंट्स का जन्म पार्टीशन से पहले का है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का पार्टीशन से पहले है, तो आपको मैं क्या बोल दूंगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, क्या मेरा जन्म पार्टीशन से पहले हुआ होगा? मेरा तो नहीं हुआ, आपका पता नहीं मुझे। तो मेरा बेटा 1988 का बर्थ है, ठीक है, तो मेरा पार्टीशन के बाद ही है। मेरे जो फादर है उनका आई थिंक 1954 है, तो पार्टीशन से पहले की बाद में, बाद में ही है। लेकिन मेरे जो दादाजी हैं उनका तो पहले होगा ना। तो इसका मतलब मैं क्या बन गया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या तो मेरा होता, या मेरे पेरेंट्स का होता, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं। अब आप अपना बताओ, आपका पार्टीशन से पहले नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी नहीं होगा, बट दादा दादी या नाना नानी है, तो आप सारे भी क्या बन गए बेटा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, जैसे अगर अब मैं अपनी डॉटर की बात करूं, इनाया की, इनाया का पार्टीशन का नहीं है, मेरा नहीं है, उसके दादा दादी का भी नहीं है। तो क्या इनाया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? तो अब ये रूल बदलेंगे ये लोग कुछ, समझ रहे हो? तो लेकिन आप लोगों के लेवल तक तो अभी क्या चल रहा है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, समझ रहे हो? लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं वो लोग पर्सन ऑफ इंडिया, वो बच्चे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? क्या कह रहा है ये पार्टीशन का? नहीं, पार्टीशन से पहले बोलना चाह रहा हूं बस। ठीक है, वो लिखा हुआ है ऐसा ही, इसी तरीके से ही लिखा हुआ है। ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि हिंदू अब क्या है, पार्टीशन से पहले का है। तो सिटीजन के बेस हर कंट्री के सिटीजनशिप एक्ट होते हैं। हम लोग क्या सिटीजनशिप एक्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी बाद में देखूंगा। क्या है बता दो एक बार, ऐसी बता दो, ऐसी बता दो मैम। अच्छा आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये मैडम समझती नहीं होती, वजह से खड़े हो गए, टाइम पास ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट के अंदर क्या रूल है ना, वो हमारा मैटर नहीं है। आप सिटीजन हो या नहीं हो ये इनकम टैक्स बताएगा नहीं, सिटीजनशिप एक्ट है कि आपका जन्म कहाँ होता है, इतने साल रहना होता है। जैसे होता है ना, हम लोग देखते हैं, जैसे अभी आपके उसमें नहीं होता होगा, लेकिन जैसे जो लोग बाहर की कंट्रीज में जाते हैं ना, दे ट्राई कि हमें वहां का सिटीजनशिप मिल जाए। तो होता है, अगर आप किसी इंडियन से मैरिज कर लोगे, कोई बाहर का पर्सन है, ठीक है, कोई फॉरेनर है, उसने यहाँ पे मैरिज कर ली इंडियन से, तो हो सकता है वो सिटीजनशिप बनती हो। तो वो तो रूल अलग है भाई, समझ रहे हो? उस रूल के अंदर मेरे को नहीं जाना है। लेकिन हाँ, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है ये इनकम टैक्स के अंदर डिफाइंड नहीं है, ये सिटीजनशिप एक्ट के अंदर है। आपको क्वेश्चन बताएगा कि आप सिटीजन हो या आप नहीं। ठीक है ना, क्लियर है? आइए सर, अब ये क्या है सर? ये इंडिविजुअल हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आओ बेटे। चलिए, आप लोगों का फाइनल का रिजल्ट कब आएगा? 2026 में। तो मान लो जी निशांत जी 2026, और ऐसा मान लेते हैं ये ना तेरा 2026
1/4/26 से लेके 31 मार्च 27, और मान के चल लेते मई अटेम्प्ट है, तो रिजल्ट कब आएगा? अगस्त में। कौन सी? तेरे को इस बात की अब टेंशन हो रही है? अभी तू एक ग्रुप निकाल, पहले कॉन्सेप्ट की टेंशन ले, फिर ग्रुप 1 की लियो अभी, फिर ग्रुप 2, फिर आर्टिकलशिप, फिर रिजल्ट की ले। गलत टेंशन मत ले अभी से तू 2026 की। ठीक है, तो बेसिकली अगस्त, मान लो 18 अगस्त को रिजल्ट आया और निशांत ने वेबसाइट खोली आईसीआई की। हाँ, 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त को, और निशांत ने वेबसाइट खोली है जी, और वेबसाइट में आ रहा था चेक रिजल्ट, रोल नंबर डाला। ठीक है, रोल नंबर डाला, एनआरओ नंबर डाला, और सबमिट कर दिया, और बेटे रिजल्ट आया AIR। निशांत जी AIR 1। फिर भूल मत जाइए बस, जब रैंक आएगी तेरी तो। कढ़ाई नहीं, 10% चाहिए सैलरी का। ठीक है, सो बेसिकली AIR 1 आ गई, और बेटे इसको ना, जैसे ही रैंक आई, इसको दुबई से कॉल आ गया बेटा। ठीक है, कॉल आ गया कि जी आपका, हाँ ठीक है, दुबई से कॉल आया कि आपकी जी जॉब लग गई है, इंटरव्यू भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सीधा आप आइए, आपका पैकेज कितना है? 70 लाख पर एनम, और कंडीशन ये है 10% आपको सौरभ सर को देना है। जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, जानते ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली दुबई में कितने रुपए की जॉब लग गई है? मेरा आपसे सवाल, निशान जी जाओगे आप? नहीं जाएगा? कह रहे सर हम गुड़गांव में ही नौकरी करेंगे। हाँ, बाहर नहीं जाएगा इंडिया छोड़ के? अभी कोई, हाँ 2026 की बात हो रही है। अच्छा, अगर इधर मान ले मिलेगी 50 लाख, पैसा मैटर नहीं करता ना, तो फिर ट्रांसफर कर दे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए मान लो दुबई में जॉब लग गई, और निशांत कंफ्यूज था, और इसने कहा चला ही जाता हूं यार। तो बेसिकली निशांत ने, आप समझना, लीव कर दिया जी इंडिया। अब आप मुझे बताइए, अब निशांत ने जो कमाना स्टार्ट करा, इसको था 18 को इसको कॉल आया, और इसको ज्वाइन कब करना था बेटा? 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त से इसकी ज्वाइनिंग भी हो गई दुबई में। मुझे बताइए, इसने जो कमाई करी वो कौन सी कंट्री में करी? दुबई में। दुबई में करी ना। ये इंडिया में कितना टाइम रहा? 1/4 से लेके मान लो 20 तक। आप मुझे डेज बता सकते हो? अप्रैल के कितने? 30। मई के? 31। मई का कितना है? 31। जून? 30। जुलाई? 31। अगस्त? 31। 20। 143। मेरा आपसे सवाल,
कंडीशन नंबर ए क्या ये फुलफिल कर रहा है? अब मैं कौन से साल की बात कर रहा हूं? इसने ना कितना कमा लिया, 70 लाख है ना, मोटा मोटी लगा लो, अभी 7-8 महीने तो बचे हुए थे, मान लो 40 लाख कमाया इसने दुबई में। अब मुद्दे की बात यह है, निशान कह रहा है भाई मैं इंडिया के हिसाब से क्या हूँ, रेजिडेंट हूँ नहीं हूँ, क्या हूँ पता नहीं लग रहा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है, कंडीशन नंबर बी कर रहा है। 60 दिन बन रहे हैं, और उससे पुराने सारे सालों में तो बेटा कालका जी में यहीं पे पीजी में ही है, इससे पहले तो इंडिया में ही है, तो ये कंडीशन नंबर बी फुलफिल कर देगा, और ये एडिशनल कंडीशन की भी दोनों फुलफिल कर देगा, तो ये आरओआर बन जाएगा। तो चाहे कमा ये दुबई में रहा है, लेकिन क्योंकि आप आरओआर हो तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, टैक्स किधर देना पड़ जाएगा, इंडिया। मुझे बताइए सही बात है ये? तो इसलिए सरकार ने क्या बोला, कुछ केसेस में रूल नंबर बी नहीं लगेगा, मतलब 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी। अगर आप एक इंडिविजुअल हो आप इंडिविजुअल हो, अगर आप एक सिटीजन हो आप सिटीजन हो, और अगर आप लीव करते फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो रूल नंबर बी लग ही नहीं रहा। तो मेरे भाई जब रूल नंबर बी लगेगा ही नहीं, अब मुझे बताओ निशांत रेजिडेंट बना नॉन रेजिडेंट, और अब टैक्स नहीं लगेगा सर जी। क्लियर है? क्लियर है एकदम? तो इसका मतलब अगर आप नौकरी, सर अगर ये 200 दिन इंडिया में रहता तो सरकार कहती ना भाई पूरे साल ही तो रहा अब तो इधर, तो रूल नंबर ए तो चलेगा, ठीक है। लेकिन रूल नंबर बी क्या, 60 डेज कई बार हो जाता है, सेटिस्फाई कर दिया आपने, ठीक है, बट कमा बाहर रहे हो आगे के 280 दिन, तो सरकार ने क्या बोला, रूल नंबर बी हम आपके लिए हटा देते हैं। अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, तो रूल नंबर बी नहीं लगेगा। क्लियर है? अब बेटे मुझे एक बात बताओ, अब इसी कहानी को आगे कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यही कहानी आगे हो कि पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। अब एक बार अगले, तो अगर मैं बोलूं 26-27 में निशांत की टोटल इनकम इन इंडिया कितनी मानू? नील। ये टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, नील हो गई। क्लियर है जी? अच्छा दूसरी बात, बेटे इतना सारा पैसा कमा रहा है, अब 27-28 में आप मुझे बताइए, जब आप पहली बार इंडिया छोड़ के जाते हो, वैसे तो ये ऊपर भी चला ही गया है छोड़ के, पर मैं 27-28 में कहता हूँ, मान लो जो फेस्टिवल्स आते हैं वो आपको सेलिब्रेट करने का मन करता है, इंडिया आओगे या नहीं आओगे? या एक बार छोड़ दिया इंडिया तो अब आना ही नहीं जी? हाँ, कोई बच्चा ऐसा जो इंडिया से बाहर जाना चाहता है जॉब के लिए, कोई है? चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, मिल जाएगी जॉब तेरे को बाहर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसको ना होम सिकनेस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं ना, तो पूरा मतलब आपका पूरे दिन का रूटीन चेंज हो जाता है। तो ना बाहर के लोगों को भी पता है कि यार ये अभी इंडिया से आया है, तो इसको ना बार बार घर जाना होगा ना, ठीक है, तो जा सकता है, कोई बात नहीं, साल डेढ़ में सेटल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो निशांत ने बोला कि सर होली पे तो जाऊंगा ही मैं। होली कब आती है? कोई बात नहीं, अब अप्रैल में आ जाएगी, ठीक है। मान लो निशांत ने बोला सर अप्रैल के महीने में मेरे को छुट्टी चाहिए 30 दिन की। बॉस ने बोला क्यों? कैसे? होली खेलनी है। तुमने बोला 30 दिन, कह रहे सर रिलेटिव से भी मिल लेंगे, ठीक है। अब ये आया होली खेलने इधर। अब बेटा जब ये होली खेल रहा था सबको पता लग गया था दुबई में सेटल है, तो इसकी शादी की भी बातें होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो निशांत को समझाया इसके मम्मी पापा ने कि अब शादी कर ले, ठीक है। तो ये अभी तो चला गया, वापस चला गया दुबई, लेकिन फिर दोबारा घर वालों ने राखी दिवाली इस पे बुलाया। तो मान लो अब फिर उसके बाद राखी पर आया, राखी पर शादी नहीं होगी, टेंशन मत ले, ठीक है। राखी के फंक्शन पर आया, फिर 10 दिन की छुट्टी लेकर आया, तो इसको बॉस बोलेगा नहीं कुछ, उन्हें पता है। ऐसे नहीं होता, आप ये मत सोचना है कि आप छुट्टियां ले रहे हो तो मतलब खराब एम्प्लॉय हो, काम बढ़िया कर रहे हो, आपको ब्रेक चाहिए आप लो, काम सही चलना चाहिए बस, समझ रहे हो?
तो उसके बाद बेटे फिर ये दिवाली पर आया, अक्टूबर में दिवाली पर आया, और शादियों का सीजन शुरू हो जाता है तब। ठीक है, तो उसके बाद नवंबर में फिर आया 20 दिन के लिए। बाकी टाइम मतलब बीच में जो हॉलीडेज है वो हो गया। तो मोटा मोटी इंडिया में कितने दिन आ गया ये? 75 दिन। और इसको क्योंकि 75 दिन हो गए ना, तो 27-28 में क्या ये कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं ही इज अ इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही विजिट्स इंडिया, है ना? ही विजिट्स इंडिया, विजिट ही तो है। और इस तरीके से बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं जो अपनी फैमिली से मिलने आ सकते हैं 2 महीने की छुट्टी पर। क्या प्रॉब्लम है, आते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है ये 27-28 में, लेकिन कंडीशन नंबर बी कर जाएगा ये, क्योंकि 27-28 में 60 दिन तो हो रहे हैं। और पुराने 4 साल में सर, पिछले साल ही तो गया था, उससे पहले तो 365 एक ही साथ आ जाएगा। तो बेटा ये तो रेजिडेंट बन जाएगा, और फिर आरओआर भी बन जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर तो ये, और 7 साल में 730 दिन तो हो जाएंगे। तो वो तो आऊंगा ना उस पर, पहले अप्लाई करवाऊंगा फिर हटाऊंगा। तो बेटे ये जो आखिरी के इसके शादी के दिन थे ना 20 दिन, ये भारी पड़ गए बेटा इस पे। घर वालों ने शादी कराई, 60 दिन पार हो गए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब जितना भी 27-28 में कमाएगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? इंडिया में टैक्सेबल। मुझे बताओ, अगर ऐसा होने लग गया तो क्या बाहर के इंडियंस विजिट करेंगे इंडिया में? कहेंगे हम नहीं आ रहे, रेजिडेंट बना देंगे यहाँ पे, नहीं तो लोग। समझ रहे हो? बाहर के जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो इंडिया आना वो नहीं करेंगे, कहेंगे जैसी 60 दिन हुए तो रेजिडेंट बना देगा। तो मुझे बताओ बेटा, पेरेंट्स तो दुखी हो जाएंगे ना। पेरेंट्स कहेंगे हमारा बच्चा आ नहीं रहा, कहता हम कुछ आर ओ आर बन जाएंगे कुछ। समझ रहे हो? तो सरकार ने बोला कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, और अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और अगर आपने विजिट करा है, तो रूल भी आपके ऊपर नहीं लगेगा। सो इन दिस केस ये वाला रूल देखना ही नहीं आपको। और अगर नहीं देखना तो आप क्या बन गए जी? नॉन रेजिडेंट। और ये कोई फ्लो नहीं है कि पहले नौकरी के लिए जाना है फिर उसके बाद, ऐसा कुछ वो नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप क्या बन गए बच्चे? नॉन रेजिडेंट। मुझे बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी। उसमें भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही, ये बहुत जनरल लाइन बोल रहा हूं मैं कि उसमें हो सकता है। वो तो उसके प्रोविजंस सरकार ने क्या क्या बना रखे हैं, कितने एग्रीमेंट्स है, उस पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इधर जरा ना ध्यान से देखना, मैंने पॉइंट नंबर ए में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा हुआ है, और यहां पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक इंडिविजुअल है हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट लिखा होगा कि उसके जो फादर हैं वो पाकिस्तान में बर्थ है उनका। समझ रहे हो? पार्टीशन से पहले, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन रहा है। तो आप ये मत सोच रहे हैं कि, मतलब आपको एकदम पता होना चाहिए कि सेकंड वाली कंडीशन में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा हुआ है, ऊपर वाली कंडीशन में यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एकदम इसलिए कह रहा हूं कि नोट्स एकदम स्पेसिफिक चलेंगे। ठीक है, और एक चीज बस यहाँ पे लिख लेना, इसको समझाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के साथ ना यहाँ पर एक चीज और लिख लेना बच्चे, एक होता है क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। सर ये क्या होता है? छोड़ो बेटे, बस लिख लो, इसकी कहानी एक बार डिस्कस करेंगे, क्रू मेंबर ऑफ द शिप पे क्या ऊपर क्या है। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है एकदम बच्चों को? चलिए गुड, तो यहां तक रखते हैं बच्चों। और अब हम कितने बजे मिलेंगे? 3:30 मिलते हैं। 3:30 या 3:15? खाना खा लेते हैं, 3:30 मिलते हैं, है ना? 3:30 से 4:30 4:45 तक करेंगे, और उसके बाद फिर टैक्स करेंगे उसका दोबारा। ठीक है बच्चों?
चलिए, आप लोगों की क्लास तो 4:30 होगी फिर तो। हाँ 4:30 होगी तुम्हारी अब। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बच्चों, बाय बाय।